धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। फिर वही बात कहूंगा, चैनल का पेट भरना है, आप लोगों को भी कुछ मटेरियल देना है, तो इधर उधर से खंगाल के, छांट के, पटक के, नई पुरानी खबरें जोड़ के मिला के 11 खबरों का एक बुलेटिन तैयार कर लिया है, जो अब आपके सामने रखने की शुरुआत की जा रही है पहली खबर के साथ। तो पहली खबर की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट से। खबर हमारे पास आ रही है, मुंबई में फंसे हुए उत्तराखंडियों को वापस लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार से और रेलवे से जवाब तलब किया है। एक पिटीशन नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2600 से ज़्यादा लोग जो उत्तराखंडी हैं वो इस वक्त मुंबई में फंसे हुए हैं। बाकायदा जो सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उस पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को एनओसी नहीं दे रही है ताकि वो ये लोग अपने वहां से यहाँ पे आ सकें। ऐसे प्रवासी सहयोगी टीम नाम की एक संस्था है, उसकी एक मेंबर हैं श्वेता जो है मालीवाल, उन्होंने एक पिटीशन इसमें दाखिल की है और कोर्ट से इस बारे में सरकार को आदेश देने की मांग की है, गुहार लगाई है, जिस पर कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है 18 जून। देखते हैं अब 18 जून को कोर्ट इस मामले में क्या करेगा, क्योंकि ये 26 लोगों का मामला पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ चर्चा का विषय पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से आपके सामने रख रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, नोट करके रख लीजिएगा। अभी तक देश में आपने ऐसे कानूनों के बारे में सुना होगा कि कोई शख्स अगर नाबालिग है यानी कि बच्चा है, उसकी मैच्योरिटी नहीं हो पाई है, इमैच्योर है, इसके अलावा दूसरा अक्षम है यानी कि वो शारीरिक रूप से किसी तरीके से दिव्यांग है या विकलांग है, जो भी आप समझे, उसका एक संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता था। उसके लिए एक जो है संरक्षक नियुक्त करने का कानून है देश के अंदर। भाई वो अपना कामकाज नहीं कर सकता तो बच्चे का एक संरक्षक होता है, अक्षम व्यक्ति का भी एक संरक्षक हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है अभी तक देश के अंदर कि कोई शख्स अगर कोमा में पड़ा है उसका कोई संरक्षक नियुक्त किया जा सके। जैसे उसके बैंक खाते हैं उन्हें कौन डील करेगा, जैसे उसकी प्रॉपर्टी है कौन उनकी खरीद बेच करेगा या कौन उनकी देखरेख करेगा, ये तमाम चीज़ें अभी तक नहीं थी। ऐतिहासिक फैसला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। एक महिला के हक में फैसला सुनाते हुए उसको 1.5 साल से उसके कोमा में पड़े हुए पति का संरक्षक नियुक्त कर दिया। कहा कि वो चल संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि जो भी उसके बैंक वगैरह हैं, जो भी ज्वेलरी वगैरह है, उनका वो इस्तेमाल कर सकती है, उसको इसका अधिकार मिलेगा। बैंक से पैसा निकाल सकती है, अपने पति का इलाज करा सकती है, तीनों बेटियों की शादी भी करा सकती है। लेकिन जो अचल संपत्ति है उसके मामले में उसे रजिस्ट्रार जनरल की इजाज़त लेनी होगी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर उसको बेचनी है उसके लिए उसको रजिस्ट्रार जनरल की इजाज़त लेनी होगी। साथ ही केंद्र सरकार को कहा है कि इस मामले में कानून बनाया जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया नाबालिग वाले मामले में कानून है, अक्षम व्यक्ति वाले में कानून है, इस वाले मामले में कोई कानून नहीं है। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली जो चीज़ है, इस वाले मामले में कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाला फैसला सुनाया था ना जी, आर्टिकल 142 ये तो हमारा विशेष अधिकार है जी, हम तो ज़मीन मस्जिद वालों की मंदिर वालों को देंगे, कोई क्या कर लेगा, हमारे पास तो अधिकार है, वीटो पावर है हमारी। तो वैसा ही यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास एक वीटो पावर है, हमारे पास एक विशेष अधिकार है, उसका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इस महिला के हक में फैसला सुना रहे हैं। लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को ये आदेश भी दे रहे हैं, ये संस्तुति भी कर रहे हैं कि वो इस मामले में एक कानून जल्द से जल्द बनाए, क्योंकि ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है इलाहाबाद की रहने वाली गीता मित्तल हैं, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी। उनका कहना था पिछले 1.5 साल के उनके पति कोमा में हैं और उनके बैंकों में पैसा है, रिश्तेदार से बहुत कुछ उधार ले चुकी हैं, अब आगे दिक्कत हो रही है, तो वो चाहती हैं कि उनको उनके पति का संरक्षक नियुक्त किया जाए, जिसके बाद वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कर सकें। तो उनको उनके पति का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है। अब लेकिन शर्त लगा दी गई है कि वो चल संपत्ति का पूरा लेन देन कर सकती हैं, लेकिन अचल संपत्ति के मामले में उनको जनरल रजिस्ट्रार की इजाज़त लेनी होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
एक महीने से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरकत में आ गई है। उसने एक नोटिस जारी कर दिया है और जफरुल इस्लाम से 2 दिनों में जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें आपको, पिछले महीने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, मिल्ली गजट के नाम से इंग्लिश का अखबार निकालते हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, हिंदी में कहूँ तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट पर कुवैत का धन्यवाद जताया, आभार जताया और उसमें साथ में नीचे लिख दिया कि ये तो भारत के मुसलमान चाहते नहीं हैं कि अरब मुल्कों से शिकायत करें, अगर शिकायत कर दें तो भारत में जलजला जो भी कुछ उन्होंने वर्ड यूज़ किया वो आ जाए। उसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मुकदमे दर्ज होने के बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 22 जून तक के लिए रोक लगा दी। तो भाई एक महीने से कहाँ थी स्पेशल सेल, जिप जैसे तो कुछ ना कर दी, लेकिन जैसे ही 22 जून सामने आने लग रहा वैसे ही CRPC 160 का नोटिस थमा दिया, कह दिया कि 2 दिन के भीतर जाँच में शामिल हो, ना तो फिर बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये सोचने लायक बात है भाई, एक महीने से क्या कर रहे थे? एक महीने से तारी समझ में नहीं आ रहा था, ठंडे सिल्ले पड़े हुए थे, अब जाके क्यों जाग रहे हैं? तो अब उनको इस जांच में सहयोग करना पड़ेगा। देखेंगे कि जांच में वो किस तरीके से क्या सहयोग करते हैं और क्या उनके सहयोग किए जाने को सहयोग मानती है स्पेशल सेल, ना तो कोर्ट में जाके कह देगी या तो सहयोग ना कर रहे जी, हमें तो इनके खिलाफ वारंट चाहिए गिरफ्तारी का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आखिर किस नियम के तहत बंद की गई है अस्पतालों में OPD? बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और लेकिन इस खबर पे जाने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा, देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं वो इतना अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। जब आप तुलना करेंगे, हमारे पास टीम नहीं है नहीं तो रिसर्च करके एक खबर आपके सामने रखता और बताता, देखिए कोर्ट ये कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, हाई कोर्ट ये कर रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखता। इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आखिर किस आधार पर, किस कानून के तहत OPD बंद कराई गई हैं, इसका जवाब दे योगी सरकार और उनके जो अपर महाधिवक्ता, इंग्लिश में बात करें एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल, कोर्ट के अंदर जो मौजूद थे, उन्हें कहा जाओ भैया सरकार का जवाब लेकर 18 तारीख तक यहाँ के खड़े हो जाओ, बताओ जरा सरकार क्या कह रही, कैसे उसने बंद करा दी OPD। और सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने पूछा है कि प्राइवेट अस्पतालों में क्यों की है। चलिए सरकारी में तो जो थी आपने कर दी, प्राइवेट अस्पतालों में भी OPD क्यों बंद कर दी है? जस्टिस पंकज और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच के सामने ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की ओर से पिटीशन दाखिल की गई है ये इस मामले को लेकर। नोएडा में बता दें एक महिला की मौत हो गई थी, अस्पताल में उसे किसी ने भर्ती नहीं किया था, वो गर्भवती महिला थी, 8 अस्पतालों में भटकने के बाद उसकी मौत हो गई थी। उस मामले का इस पिटीशन में हवाला दिया गया और कहा गया है कि साहब कोरोना का इलाज ठीक है, लेकिन ये कहाँ का जो है न्याय है कि कोरोना के अलावा अस्पताल में किसी और चीज़ का इलाज ही नहीं किया जाएगा। और उसके लिए बाकायदा सरकार 23 मार्च को एक सर्कुलर जारी करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और इसी तरीके से 31 मई को दूसरा सर्कुलर जारी करती है और कहती है कि आप लोग कोरोना के अलावा किसी और चीज़ की जांच, इलाज नहीं करेंगे। तो इससे लोगों की जानें जा रही हैं और ये असंवैधानिक इस तरीके का सर्कुलर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये 18 तारीख को आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, हमारे भी ध्यान में लाइएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देशद्रोह मामले में होगी जांच पर नहीं होगी पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी। रविवार को, जी हाँ बड़े पत्रकार हैं साहब, रविवार को भी उनके लिए खुल जा रहा। हमारे पे एक आधा मुकदमा दर्ज हो गया, हमारे लिए तो छुट्टी के दिन भी क्या जो कामकाज वाला दिन है उस दिन भी कोई सुनवाई ना होने की। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को यानी कि संडे के दिन हुई विशेष सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया और विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, उनको बड़ी राहत दी। 6 जुलाई तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन उनके खिलाफ जो हिमाचल में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है उसका सामना उनको करना पड़ेगा, यानी कि पुलिस उस मामले में जाँच करती रहेगी। बता दें इससे पहले बीजेपी के एक नेता जो दिल्ली के रहने वाले हैं और पहले जी न्यूज़ के प्रोडक्ट हैं, नाम है नवीन कुमार, यानी कि पहले जी न्यूज़ का प्रोडक्ट था, बाद में बीजेपी में आ गया, तो उन्होंने FIR दर्ज कराई थी विनोद दुआ के खिलाफ। उसके बाद दूसरी FIR इनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में देशद्रोह की दर्ज करा दी गई। दिल्ली वाले मामले में इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, एंटीसिपेटरी मिल गई थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस UU ललित, जस्टिस शांतनु गोडर और जस्टिस विनीत शरण की बेंच के सामने मामला पहुंचा, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुए केस के मामले में उनको स्टे दे दिया। 9 जुलाई तक कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच में उनको सहयोग करना पड़ेगा। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज करने से साफ लग रहा है कि अब जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पत्रकार हैं उनकी शामत आने वाली और विनोद दुआ से शुरुआत हो रही है। सीधा समझ जाइए
वरना विनोद दुआ नहीं रहेंगे, आपको तो मनोरंजन करना है, कोई और आएगा, क्योंकि आपको तो सीरियस होकर कुछ सोचना नहीं है। आपको अपने लिए मीडिया नहीं चाहिए, आपको नौटंकी देखने के लिए मीडिया चाहिए, मज़ा आना चाहिए खबर में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूजा स्थल कानून को चुनौती दिए जाने के मामले में जमीयत उलमा हिंद ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है और एक हस्तक्षेप याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। बता दें आपको, विश्व वृद्ध पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जिसमें कहा गया है कि साहब ये जो 1991 में कानून बना था ना जी, जिसमें लिखा हुआ कि 15 अगस्त 1947 तक जो धर्मस्थल मुसलमानों का है, जो धर्मस्थल हिंदुओं का है या सिखों का है किसी और का, वो उसी का रहेगा, दूसरा धर्म उस पर दावा नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद को इस मामले से छोड़ दिया गया था। हम चाहते हैं इस कानून में आप बदलाव करो और ये ख़त्म करो कि जी एक आदमी दूसरे के पे दावा नहीं कर सकता। अब ऐसा कानून में संशोधन करो कि हम एक का दूसरे पे दावा कर सकें, ताकि हम लोग जो बहुत सारी जगह मस्जिदें हैं, जैसे काशी की मस्जिद है, जैसे कि मथुरा की मस्जिद है, वहाँ पे नए तरीके से नए दावे करें और वहाँ दिखाएं, बताएं कि जैसे बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों ने कब्जा रखी थी जी, हमारा मंदिर के जगह को बना दिया वहाँ पे मस्जिद, तो ऐसे ही और जगह पे भी कर रखा, उस कानून में बदलाव किया जाए। तो ये पिटीशन दाखिल होने के बाद जमीयत उलमा हिंद नाम का जो संगठन है वो पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, उसने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। अब उस पर देखते हैं कब से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन आप सोचिए कि उस दौर में, मैं फिर कहूँगा आपसे, जब अस्पताल नहीं हैं, जब डॉक्टर्स नहीं हैं, जब डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पुलिस वाले मर जा रहे हैं, जब टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस दौर में इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सूझ रहा है। जो ये लोग ऐसे विवाद लेके पहुंच रहे हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज वहाँ के युवाओं को देखिए कितना खुश हैं, वो हिंदू राष्ट्र से आज़ाद हो जाने के बाद तरक्की कर रहे हैं, आज वो अपने मुल्क में खुश हैं। वो आपको भी इस पर गौर करना पड़ेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं रेलवे के कुछ कर्मचारी। उनका क्या कहना है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एसी कोच सहायक इनको कहा जाता है, यानी कि ये असिस्टेंट एसी कोच हैं, तो इनके तौर पे काम कर रहे हैं और ये 54 लोग हैं जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है। इन्होंने किस चीज़ को आधार बनाया वो भी आपके सामने बता देते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने उनकी पिटीशन पर सुनवाई की है और रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। ये लोग बंगाल के दक्षिण पूर्वी, इंग्लिश में अगर बात करें तो साउथ ईस्ट रेलवे के, अलग अलग रेलवे बोर्ड है ना जी, अलग अलग जगह बने हुए हैं। साउथ ईस्ट रेलवे के जो हैं ये खड़गपुर जो है डिवीज़न, वहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं। 54 लोग हैं। 5 जजों की एक पुरानी बेंच के एक आदेश का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि साहब उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अस्थाई प्रवृत्ति का काम है उसको चाहे ठेके पे होता हो, दिहाड़ी पे होता हो, चाहे कर्मचारी जो है बदली पर वो काम होता, मान लीजिए किसी कर्मचारी को कुछ हो गया, उसकी जगह पे किसी और ने आके काम कर लिया, या उसकी गैर मौजूदगी में काम कर लिया, या उसको खुदा न खास्ता कुछ हो गया उसकी जगह पे किसी और को लगा के खड़ा कर दिया, वो नहीं जिंदा रहा, तो वो काम करने वाले को परमानेंट सर्विस दी जा सकती है या दिया जाना चाहिए। उसी को आधार बना के इन्होंने लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है अफ्रीकियों को निग्रो कहना। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने यहाँ की अदालतों को। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, एक अफ्रीकी को चार्जशीट के अंदर निग्रो लिखने पर ये हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई और कहा है कि क्या मतलब बनता है निग्रो लिखना। आपकी सोच में दिख रहा है कि आप किस तरीके की जातिवादी नस्लवादी मानसिकता में जी रहे हैं और ऐसे अधिकारियों लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अफ्रीकी मूल के जो अश्वेत लोग हैं, यानी कि देसी भाषा में बात करें भाई काले लोग हैं, जो काले लोग हैं वो हमारे जो हैं दोस्त हैं, वो हमारे देश में आते हैं और क्या पुलिस उन सभी को तस्कर समझती है ताकि वो हमारे या मानती है कि वो हमारे देश के अंदर नशे का कारोबार करते हैं। कोर्ट ने जैसा मैंने बताया कि डीजीपी को आदेश दिया कि ऐशवेत का जिक्र करते हुए कहा कि आगे कोई उनको निग्रो शब्द का प्रयोग न कर सके। ये बहुत अहम टिप्पणी है। इस पर हम देखेंगे कि पुलिस क्या करती है जो है
और उसके बाद क्या पंजाब पुलिस पर हुई इस कार्रवाई से और जगह की पुलिस कोई असर लेती है, सबक लेती है, या वो उन्होंने कह रही भाई पंजाब वालों पे तो हो गया, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हम तो लिखेंगे नहीं, करो क्या कर लोगे, हमारा हाईकोर्ट तो ना बोल रहा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कमाल की खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ साहब। कोरोना योद्धा हैं, कोरोना योद्धाओं का क्या होता है। कोरोना योद्धाओं के काटे गए ई चालान रद्द करने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, कह रहा भैया हम तो ना करते हैं। लॉकडाउन के दौरान काटे गए ई चालान को रद्द कराने की मांग को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी, साहब लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के बहुत सारे चालान हुए हैं, अब उन चालान को कौन भुगतेगा, उन चालान को रद्द कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते। डॉक्टरों की ओर से जो पिटीशन दाखिल की गई थी उस पर साफ इनकार कर दिया और उस पिटीशन को जो है कहा कि जो संबंधित अथॉरिटी है वहाँ पे जाओ, उसके सामने अपनी बात रखो, वो चाहे तो कर दे, हम तो नहीं करेंगे। ये तो कानून का ये हो जाएगा, कल को फिर इसको नज़ीर बना के लोग आएंगे कि साहब उनका कर दिया हमारा भी कर दो। अगली खबर का रुख कर देते हैं। सर गंगाराम अस्पताल, जिसको दिल्ली का एम्स कहा जाता है, उस अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा यानी अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर यह अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। इसने एफआईआर को रद्द कराने की अर्जी लगा दी है, मांग की है, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल एफआईआर को रद्द करने से मना किया। अगली सुनवाई इस मामले में 11 अगस्त की तय की गई है, यानी कि लंबी सुनवाई है। एफआईआर को मैंने जैसा बताया कि रद्द कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है, लेकिन सर गंगाराम अस्पताल के जो है कोई राहत देने से कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर पे वो कर दिया, लेकिन स्टे लगा दिया, भाई अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, अगली का जो है सुनवाई 11 अगस्त को करेंगे। बता दें आपको, एक ऐप है जिस ऐप के लिए डाटा नहीं देने पर इस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये उसी दौरान का मामला है जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जो बेड बेच रहे हैं और कुछ विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। उसी के चलते सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आदेश से ज़्यादा गाड़ियां बेच दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया है। 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं उन्होंने अपील की थी कि साहब लॉकडाउन लागू हो गया है, आप कह रहे हो BS6 वाहन बेचिए, हमारे पास स्टॉक में BS4 वाहन भी रखे हैं, आप थोड़ी अगर इजाज़त दे दोगे तो हम उनको बेच लेंगे, क्योंकि इस वक्त नए वाहन तो बन नहीं पा रहे हैं, अगर लोग ख़रीदना है आप इजाज़त दे दो। कोर्ट ने इजाज़त दे दी। अच्छा भाई ठीक है, जितना तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, जितना तुम्हारे पास सारा का सारा, उसका तुम 10% बेच सकते हो। 10% के हिसाब से वो बन रहा था 1,05,000 वाहन वो लोग बेच सकते थे, लेकिन साहब ये भी कमाल के हैं, धंधेबाज आदमी यही तो होता है जी। उन्होंने बेच दिए 2,55,000। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के नोटिस में आते ही कोर्ट में सख्त इस पर ऐतराज़ दर्ज कराया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार से कहा कि पूरा डाटा तैयार करके हमारे सामने पूरे आंकड़ों के साथ पेश करे और बताए कि इतने वाहन आखिर बिक कैसे गए। जब 1,05,000 बेचने की इजाज़त दी गई थी तो 2,55,000 बेचने कैसे दिए गए। साथ ही फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA पर सख्त कार्रवाई करने का कोर्ट ने मामला बताया है, इच्छा जताई है कि वो रिपोर्ट आने के बाद वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बता दें अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ BS6 वाहन ही बिक सकते हैं। भैया धंधेबाज ऐसे ही हुए हैं जी, क्या करें, उनके बाद धरे थे, उन्होंने बेच लिए। और रही बात कोर्ट के आदेश होगी, कोर्ट तो क्या है जी, अवैध खनन नहीं होने का, धड़ल्ले से हो रहा, पुलिस से सेटिंग करो, कुछ भी कर लो। देश को पुलिस चला रही है, कोर्ट ना चला रहे, और सरकार को भी पुलिस ही चलावे है। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री बने ना वो पुलिस का महकमा आदित्यनाथ योगी की तरह अपने पास धर ले। क्यों भैया, अलग से गृह मंत्री बनाने में क्या जा रहा, दिक्कत हो है क्या कुछ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।